द्वितीय कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसका व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो हमें इसका व्यंजक भी निकालना है। तो देखिएगा, वे रासायनिक अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनकी अभिक्रिया दर वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनकी अभिक्रिया दर अभिकारक की सांद्रता के वर्ग के समानुपाती होती है। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनकी अभिक्रिया दर अभिकारक की सांद्रता के वर्ग के समानुपाती होती है, द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। देखिएगा, ये मैंने आपको द्वितीय कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं उसकी डेफिनेशन लिखाई है ना। इसमें जो अभिक्रिया की दर है, अभिक्रिया की दर, यदि मान लो अभिकारक A है, आपके पास अभिकारक A है, तो उसकी जो सांद्रता है वो हो जाएगी आपकी dA/dt। तो अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता की द्वितीय घात के समानुपाती होती है। इसका गणितीय रूप जो आपको ऊपर डेफिनेशन लिखाई है उसका गणितीय रूप मैंने लिखाया। एम्प्लाइज डेट, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि dA/dt बराबर dA/dt इज इक्वल टू KA², ठीक है ना। dA/dt इज इक्वल टू KA², ठीक है। K एक स्थिरांक है, लिख दो जहां K एक स्थिरांक है, अब लिखिए माना कि A की प्रारंभिक सांद्रता A मोल पर लीटर है, ठीक है। तथा T समय पश्चात A की सांद्रता T समय पश्चात A की सांद्रता हो जाती है A माइनस एक्स मोल पर लीटर हो जाती है। चलिए लिखिए इसे। देखो, हमें द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक ज्ञात करना है कि भाई द्वितीय कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं और इसका व्यंजक क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम द्वितीय कोटि को डिफाइन करेंगे कि ऐसी सभी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया की दर अभिकारक
अभिकारक की सांद्रता की द्वितीय घात के समानुपाती होती है। ऐसी सभी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता की द्वितीय घात या उसके वर्ग के समानुपाती होती है, रासायनिक द्वितीय कोटि की रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो ये मैंने आपको अभिक्रिया की दर गणितीय रूप में लिख दिया। अब समानुपाती का नियतांक घटेगा तो के लगेगा, के एक स्थिरांक है। अब यहाँ पे हमने क्या करा कि जो हमारा अभिकारक है ए, अभिकारक ए की जो प्रारंभिक सांद्रता हमने मान ली ए मोल पर लीटर। अब टी समय पश्चात हमने देखा कि जो हमारा अभिकारक ए था उसकी सांद्रता बच गई ए माइनस एक्स, इतनी अभिकारक की सांद्रता हो जाती है, मोल पर लीटर हो जाती है। टी समय पश्चात इतना उसमें परिवर्तन हो जाता है। इसलिए अब इसका गणितीय रूप लिखेंगे हम, तो यहाँ लिखेंगे डी, ए हट जाएगा। अब ए की जगह सांद्रता क्या होगी, अब सांद्रता ये होगी, क्या है सांद्रता बोलो, सांद्रता हो गई ए माइनस एक्स बटे डी टी, है ना, ये आपकी सांद्रता हो गई। ठीक है, सॉरी अपन ने ये सांद्रता नहीं हुई, ये तो इतना तो बचा, उसमें इतना शेष रह गया, मतलब इतना पदार्थ उसमें कम पड़ गया, तो x कम पड़ा है सर, कितना कम पड़ा है, x कम पड़ा है, तो dx बटे dt, dx बटे dt के का के, dx बटे dt के। अब ये वाला, अब सांद्रता जो रहेगी वो यहाँ आएगी, यहाँ आएगी सांद्रता, ठीक है ना। अब भैया हम क्या करेंगे, यहाँ से हम क्रॉस गुणा करेंगे, तिरछा गुणा कर लेते हैं, ठीक है, नीचे ए, तिरछा गुणा करते हैं, इसका इसमें और इसका इसमें। तो क्या देखते हैं हम देखते हैं कि ये आपका जो dx है बराबर क्या हो गया, के कोष्टक में आपका रह गया a माइनस एक्स की घात 2 और डी टी। देखो भैया मैंने यहाँ से क्रॉस गुणा करा है, डी टी इसके साथ चला गया, एक का गुणा डी एक्स में करेंगे तो डी एक्स ही रहेगा। अब एक्स एक्स वाले अपन क्या करेंगे, एक तरफ कर लेंगे, एक्स एक्स वालों को एक तरफ ले लेते हैं अपन, है ना। तो मैंने क्या करा कि ये जो एक्स वाला ये इधर आ गया, है ना, गुणा वाला है तो बटे मान लेगा, क्या है ये आपका, इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, इसकी घात 2 डी एक्स बराबर के डी टी, है ना, ठीक है। एक्स वाले एक तरफ ले लिए मैंने, है ना, एक्स वालों को मैंने एक तरफ कर लिया। अब हम दोनों पक्षों का क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करने का। लिखिए अब आप, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। अब हम दोनों पक्षों का समाकलन करते हैं भाई साहब, देखिएगा वो सिंपल तरीके से हम इसको, है ना, तो इसका समाकलन हो जाएगा आपका 1/a माइनस एक्स का होल स्क्वायर dx और के बाहर आ गया और dt, ठीक है ना, ये समाकलन का निशान हो गया, ठीक है ना। अब समाकलन में हम जानते हैं, है ना, समाकलन का क्या सूत्र है, x टू द पावर n ऑफ dx बराबर क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये सूत्र है हमारा समाकलन का सूत्र। इस सूत्र का उपयोग हम यहाँ करेंगे, इस सूत्र का उपयोग इसमें भी करेंगे, है ना, और इसमें भी कर लेंगे, दोनों में हम इस सूत्र का उपयोग होगा। तो देखिएगा कैसे होगा, सूत्र का प्रयोग हम आपको बताते हैं। उतार लिया आपने, उतार लो पहले, चलो हाँ? देखो इस सूत्र का उपयोग इधर कर लेते ना अपन, ये उठ के ऊपर चला गया, ये ऊपर गया भैया, क्या हो गया, a माइनस एक्स की घात कितनी -2 प्लस का 2 ऊपर गया माइनस का 2 dx बराबर के, यहाँ पे कुछ नहीं तो माना एक है, कुछ नहीं देता तो क्या माना जाता है, एक माना जाता है। एक का मतलब क्या होता है भाई साहब, चलो के तो आपका बाहर आ गया,
कांस्टेंट है, मगर एक है और एक का मतलब होता है, एक का मतलब यहाँ टी के पदों में तो टी की घात 0, एक का मतलब होता है टी की घात 0, किसी की घात 0 हो वो एक ही होता है। तो एक न लिखते हुए मैंने टी की घात 0 लिख दिया और डी टी कर दिया। अब यहाँ पे ये सूत्र का उपयोग करेंगे, है ना, इंटीग्रल x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू पावर n प्लस 1। अब यहाँ पे क्या होगा, ये देखो a माइनस एक्स, है ना। अब -2 इसमें एक जुड़ जाएगा, इसमें एक जुड़ जाएगा और ऐसा का ऐसा -2 नीचे एक आएगा। देखो n की जगह यहाँ कितना है, n की जगह ऋण का 2 है, n की जगह ऋण 2 है, तो ऋण 2 धन 1, ऋण 2 धन 1, और x की जगह क्या है, x की जगह ये इतनी बड़ी संख्या, ठीक है ना। अब ये हो गया आपका, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इसके बाद में ये क्या कहता है, ये आपका a माइनस एक्स है, क्या है ये a माइनस एक्स, तो माइनस का है ना, ये आपका माइनस का है, तो इसके आगे माइनस लगेगा, ये माइनस है ना तो इसके आगे माइनस लगेगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। बराबर के इसी प्रकार यहाँ होगा t, है ना, t और ये क्या है 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, 0 में एक जुड़ जाएगा, n की जगह 0 है, 0 प्लस 1 0 प्लस 1, ठीक है। यहाँ तक आगे इस सूत्र का अपन ने उपयोग करा है, ये समाकलन का सूत्र है ना। चलिएगा अब क्या है ये आप बोलिएगा, a माइनस एक्स की घात कितनी बची, ऋण का 1, फिर आगे ऋण 1, ऋण 2 धन 1 कितना होता है, ऋण 2 धन 1 तो ऋण का 1 और के, और ऊपर कितना 1 और नीचे भी 1, है ना, नीचे भी 1, ऋण से ऋण कट गया, है ना। अब ये ऋण की घात को अपन नीचे ले आएंगे, तो जब नीचे लाते हैं तो धन क्यों जाएगा, ये प्लस हो गया। चाहो तो एक प्लस का लिखो या मत लिखो, एक रहता है, आप लिखेंगे तब भी एक है, नहीं लिखेंगे तो भी एक है, के टी, है ना, के टी अपॉन 1। यहाँ तक आगे, और समाकलन करा आपने, क्या करा अभी, तो समाकलन करा, इसलिए आपको यहाँ कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, समाकलन नियतांक जिसको कहते हैं समाकलन नियतांक लगाना पड़ेगा, है ना। नीचे एक लिखते नहीं रहता है, ये नीचे एक रहता है, ये इसके नीचे भी एक है, आप लिखो या ना लिखो, ठीक है। यहाँ तक आगे हम आगे यहाँ लिख दो सी समाकलन नियतांक है, जहाँ सी समाकलन, जहाँ सी समाकलन नियतांक या स्थिरांक, नियतांक कहो या स्थिरांक कहो, जो भी आपको कहना है। अब यहाँ पे देखिएगा भाई साहब कि अगर t इज इक्वल टू 0 है, देखिएगा यदि t इज इक्वल टू 0 है, यदि t इज इक्वल टू 0 है तो t इज इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू 0 होगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि समीकरण स्टार्ट ही नहीं हुई, तो जो आपका जो पदार्थ है, जो अभिकारक है, उसकी सांद्रता ये जैसे आपका अभिकारक है, इसकी प्रारंभिक सांद्रता आपने क्या मानी थी, a मोल पर लीटर। अब आपकी समीकरण रासायनिक अभिक्रिया अभी शुरू नहीं हुई, तो इतना ही रहेगा, है। यहाँ पे x क्या बताता है, x वह मोलों की संख्या है जो कि अभिकारक से किस में बदल गया है, उत्पाद में बदल गया है, इतना पदार्थ उसमें कम हो गया है, इतना पदार्थ उसमें परिवर्तित हो चुका है। अब परिवर्तन तो शुरू हुआ ही नहीं, क्योंकि t इज इक्वल टू 0 है, तो x इज इक्वल टू 0 कहाँ पुट करेंगे, समीकरण 1 में। यदि t इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 0, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखो 1/, इसमें दिख रहा है क्या, देख तो, हाँ दिख रहा है बेटा, है ना। a माइनस एक्स की जगह आपका कितना आ गया 0 बराबर के, t की जगह कितना आ गया 0, है ना, प्लस c, तो इधर ही कर देता हूँ ये, तो 0 a में से 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा, a ही बचेगा, क्योंकि 0 का मतलब k में 0 का गुणा करेंगे तो 0, ये तो पूरा 0 हो गया, 0 को लिखने की जरूरत ही नहीं, रह गया क्या c का मान आ गया। अब c का मान आप कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में, c का मान आप समीकरण 1 में रखेंगे। चलो लिखेंगे c का मान समीकरण 1 में रखने पर, c का मान समीकरण 1 में
रखने पर। अब सी का मान समीकरण 1 में रखते हैं भाई साहब, तो देखिएगा 1/a माइनस एक्स है ना, 1/a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी, और सी की जगह क्या आ जाएगा, सी की जगह आ जाएगा 1/a एम्प्लाइज 1/a माइनस एक्स, ये 1/a उठ के इधर आएगा तो माइनस का a के टी। अब हम क्या करेंगे भैया बताओ, अब हम क्या करेंगे, क्या करेंगे बताओ, लसा लेंगे, लसा लेंगे भाई, है ना, a माइनस एक्स और क्या a, इसका इसमें गुणा करो तो a, बीच में क्या माइनस, अब इसका इसमें गुणा करो, तो जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये कोष्टक में बराबर के टी, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा क्या होता है, a माइनस a माइनस माइनस प्लस एक्स, नीचे a माइनस एक्स बराबर के टी, और ये कट गया प्लस माइनस, है ना, तो ये हो गया आपका एक्स अपॉन ए माइनस एक्स बराबर के टी। आ गया यहाँ तक, देखो यहाँ तक हमने इसको कर दिया है। इसके बाद की आगे की जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी आपकी, के का मान हमें निकालना है ना, के बराबर क्या हो जाएगा बोलो, एम्प्लाइज, ये टी उठ के नीचे आ जाएगा ना, टी उठ के कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो के बराबर हो जाएगा 1/t डॉट एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। ये हम यही अभिष्ट व्यंजक है, यही अभिष्ट द्वितीय कोटि अभिक्रिया का यही अभिष्ट व्यंजक है, यही अभिष्ट व्यंजक है। इस तरीके से हमने आपको द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक निकाल के बताया कि भाई जो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती है, पहले तो हम किसे कहते हैं उसको डिफाइन करा, फिर उसका व्यंजक आपको निगमित करके बताया, और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये क्लास 12th के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और जब तुम बीएससी करोगे तो आपका फर्स्ट ईयर में, बीएससी फर्स्ट ईयर में भी ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, यानी कि एक पथ दो काज है, एक साथ आपकी दो क्लास अटेंड हो रही है ना। अब देखो अगला प्रश्न इसी से संबंधित है, अगला प्रश्न ये देता है, क्या देता है कि सिद्ध करो कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का, सिद्ध करो कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का, सिद्ध करो कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल, अर्ध आयु काल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। सिद्ध करो कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब जो अभिक्रिया की कोटि है उसका अर्ध आयु काल यानी 1/2, अर्ध आयु काल टी हाफ, अभिक्रिया पूर्ण होने में अगर टी समय लगता है तो उसका अर्ध आयु काल क्या हो जाएगा, टी हाफ। किसके समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती होता है, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, और अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता को अपन क्या मानते हैं, ए। ये हमें सिद्ध करना है बेटा, ये हमें सिद्ध करना है, ये हमें आखिरी में आना चाहिए,
टी हाफ इनवर्स प्रोपोर्शनल 1/a, ठीक है ना। अब भैया द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का जो समीकरण है पहले वो हम लिख देते हैं। चूंकि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का समीकरण, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का समीकरण अभी मैंने आपको अभी निकाल के दिखाया। बोलो k बराबर क्या, 1/t डॉट x/a माइनस यही है। अब हम बात कर रहे हैं कि हमें अर्ध आयुकाल निकालना है। यदि भैया t इज इक्वल टू में t हाफ रखूं, t इज इक्वल टू क्या रखता हूं मैं, t इज इक्वल टू में t हाफ रखता हूं, तो क्या होगा, जो अभिकारक है जिसका प्रारंभिक सांद्रण क्या है a, प्रारंभिक सांद्रण क्या है a, तो t इज इक्वल टू टी हाफ में अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a हाफ। इतना प्रारंभिक सांद्रण का आधा परिवर्तित हो चुका है उत्पाद में। किसमें, उत्पाद में। अभिकारक आधा अभिकारक की आधी मात्रा उत्पाद में परिवर्तित हो चुकी है। अगर अभिकारक की सांद्रता a थी तो अब a/2 परिवर्तित हो गई है, यानी कि इतनी रह गई है, अब इतनी बची है। चलो अब हम क्या करते हैं कि ये दोनों मान दी गई समीकरण में रख देते हैं, जो समीकरण 1 है इसमें रख देते हैं भाई साहब। इसलिए क्या हो जाएगा आपका k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/t हाफ, x की जगह a/2, फिर नीचे a माइनस x की जगह a/2, ठीक है। ये अपन ने मान इसमें पुट कर दिया। अब हम क्या देखते हैं, देखो इधर ही कर देते हैं अपन, 1/t हाफ, ऊपर क्या है a/2, नीचे क्या है a, है ना, और फिर कोष्टक में 1 रुपये में से आधा रुपया घटाओ, 1 रुपये में से आधा रुपया, तो क्या बचेगा, आधा रुपया बचेगा, और आधे से आधा कट गया एक बार, तो क्या हो गया ये k इज इक्वल टू 1/1/t डॉट 1/a, ठीक है। यहाँ तक आगे। अब भैया ये t हाफ यहाँ पे आ जाएगा और k यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा भैया t हाफ बराबर 1/k डॉट 1/a, ठीक है। अब इसी को आगे चलाते हैं तो ये हो जाएगा t हाफ समानुपाती, ये समानुपाती का निशान है ये वाला हिस्सा, इसको हटा देंगे तो ये हो जाएगा 1/a, और यही हमें सिद्ध करना था। देखो अर्ध आयुकाल किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्ध आयुकाल प्रारंभिक। चलिएगा अणुसंख्यता और अभिक्रिया की कोटि। तो भैया अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं को, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं को अणु संख्यता कहते हैं, ठीक है ना। अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं को अणु संख्यता कहते हैं। जैसे मैंने ये अभिक्रिया लिखी, जैसे H2+O2 एरो, तो क्या बनेगा H2O। अब इसको संतुलित करेंगे तो यहाँ 2 लगा देंगे, है ना, यहाँ 2 लगा देंगे तो ये हमारी संतुलित हो गई 2H2O। तो अब इसमें इसकी अणु संख्यता कितनी है, ये जो अभिक्रिया है इस अभिक्रिया की अणु संख्यता 2 है। 2 अणु मिलके यौगिक बनाते हैं,
पानी एक यौगिक है ना। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणु कितने हैं? 2, इसलिए इसकी अणु संख्या कितनी है? 2। अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि का अब हम लिखेंगे किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले उन अणुओं की संख्या जिनका सांद्रण परिवर्तित होता है ना, है ना। अभिक्रिया में भाग लेने वाले, अभिक्रिया में भाग लेने वाले उन अणुओं की संख्या, उन अणुओं की संख्या जिनका सांद्रण परिवर्तित होता है, जिनका सांद्रण परिवर्तित होता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। चलो नंबर 2 डालिए। यह केवल सैद्धांतिक पद है, यह केवल सैद्धांतिक पद है, यह प्रयोगात्मक पद है, यह प्रयोगात्मक पद है ना। चलो तीसरा, यह हमेशा पूर्णांक होता है, इसका मान सदैव पूर्णांक होता है, इसका मान सदैव पूर्णांक होता है। यह प्रभाज्य भी हो सकता है ना, यह प्रभाज्य भी हो सकता है। और चौथा, इसका मान 0 नहीं होता है, इसका मान 0 नहीं होता है। और इसका मान 0 हो सकता है क्योंकि शून्य कोटि की अभिक्रिया हमने पढ़ी थी ना, तो इसका मान 0 हो सकता है, इसका मान 0 हो सकता है। और पांचवा, इससे अभिक्रिया की क्रियाविधि के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिलती है। पांचवा लिखिए, इससे अभिक्रिया की क्रिया विधि के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिलती है। और इसमें लिखिए, इससे अभिक्रिया की क्रिया विधि के संबंध में जानकारी मिलती है। तो ये 5 अंतर मैंने आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 2018 और 23 में ये प्रश्न आ चुका है, 2 बार पूछा गया है। तो ये सवाल भी हमारा अच्छा सवाल था जो मेरे को कराना था आपको, ठीक है ना। इसे भी आपको याद करना है।
अब अगला प्रश्न है हमारा, वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो भी 2 बार परीक्षाओं में पूछा गया है, उसे भी हम करेंगे, है ना। चलिए लिखो बेटा, अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में अंतर लिखिए। क्वेश्चन, अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में अंतर। तो अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में अंतर हम लिख रहे हैं। देखिएगा आप, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको कराए जा रहे हैं, आप इनको कंठस्थ करते हैं तो पेपर में आपका दैनिक भास्कर में फोटो मेन फ्रंट पे आ सकता है रिजल्ट आने पे। देखो भैया, कर्म कभी बेकार नहीं जाता, जो कर्म करता है फल पाता है। अगर तुम कर्म करोगे, मेहनत करोगे तो क्यों नहीं आएगा, जरूर जो चाहोगे वो तुम्हें मिलेगा। अभिक्रिया की दर किसी इकाई समय में अभिकारक के सांद्रण में कमी। देखो अभिक्रिया की दर किसे कहते हैं, लिखो, इकाई समय में अभिकारक, इकाई समय में अभिकारक के सांद्रण में कमी। इकाई समय में अभिकारक के सांद्रण में कमी, या तो अभी देखो, जब कोई अभिक्रिया होती है तो कमी किस में आती है, अभिकारक के सांद्रण में। अभिकारक की मात्रा कम होती जाती है और किसकी बढ़ती जाती है, उत्पाद की। तो यहां उल्टा लिखेंगे, इकाई समय में अभिकारक के सांद्रण में कमी, या इकाई समय में उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि। उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि को अभिक्रिया की दर कहते हैं। वृद्धि को अभिक्रिया की दर कहते हैं, ठीक है ना। अभिक्रिया की दर कहते हैं। दर स्थिरांक, दर समीकरण में समानुपाती स्थिरांक। दर स्थिरांक क्या है, यह एक नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है ना। तो दर समीकरण में लिखो यहां, पहला दर समीकरण में, दर वाली जितनी भी समीकरण होती है उसमें यह समानुपाती नियतांक होता है, इसको हम समानुपाती नियतांक कहते हैं। जितनी भी दर समीकरण हैं उनमें दर स्थिरांक, दर समीकरण में दर स्थिरांक एक समानुपाती नियतांक होता है। दर समीकरण में दर स्थिरांक एक समानुपाती नियतांक होता है, ठीक है। चलो नंबर 2 में हम देखते हैं कि भैया अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करती है। सांद्रण अगर ज्यादा है, पानी की मात्रा कम है, तो अभिक्रिया तेजी से होगी, है ना। सांद्रण कम है, पानी की मात्रा ज्यादा है, यानी कि तनु है, तो अभिक्रिया की दर कम होगी क्योंकि घनत्व कम हो जाएगा। तो अभिक्रिया की दर सांद्रण बढ़ाने पर बढ़ जाती है। अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण पर, अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करती है।
अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करती है। दर स्थिरांक का मान, यह लिखो, दर स्थिरांक का मान अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। दर स्थिरांक का मान अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। तीसरा, साम्य अवस्था पर अग्र पश्च अभिक्रिया का वेग बराबर होता है। लिखो, साम्य अवस्था पर अग्र व पश्च अभिक्रिया का वेग बराबर होता है। साम्य अवस्था में अग्र व पश्च अभिक्रिया के वेग नियतांकों का अनुपात ही साम्य स्थिरांक होता है। इसमें लिखिएगा, तीसरा पॉइंट है, साम्य अवस्था पर अग्र व पश्च अभिक्रिया वेग, है ना, साम्य अवस्था पर अग्र व पश्च अभिक्रिया का वेग, अग्र व पश्च अभिक्रिया का वेग नियतांकों का अनुपात अभिक्रियाओं का वेग, नियतांकों का अनुपात ही साम्य स्थिरांक होता है। अनुपात ही साम्य स्थिरांक होता है। चलिएगा भैया, ये हो गया आपका चौथा, इसका इकाई, है ना। इसका मात्रक क्या है? इसका मात्रक क्या है भैया? अभिक्रिया की दर का पर मोल पर लीटर पर समय, है ना। क्या है? पर मोल, है ना, पर लीटर और पर सेकेंड, है ना, पर सेकेंड। पर मोल पर लीटर पर सेकेंड इसका मात्रक है और इसकी इकाई अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करती है ना। इसका मात्रक अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करता है। इसका मात्रक अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करता है। अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी एग्जाम की दृष्टि से मैंने यह प्रश्न आपको कराया।